Hello Bacha Buddy, welcome back to your channel Target 100 where we are trying to score 100 in social science. आज का वीडियो क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी का सेकंड एपिसोड है. फर्स्ट एपिसोड में हमने समझा था व्हाट इज डेमोक्रेसी और आज हम समझेंगे वाई डेमोक्रेसी. जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं दिखा है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो. वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी तो हम समझ ही चुके हैं कि ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जहाँ पे रूलर्स को कॉमन लोग इलेक्ट करते हैं. उसके साथ हमने 4 और फीचर्स पढ़े थे जो किसी कंट्री को ये डेमोक्रेटिक बताने के लिए चाहिए होते हैं कि मतलब वो फीचर्स पूरे होंगे तब हम कह सकते हैं कंट्री डेमोक्रेटिक है. अब ये डेमोक्रेसी अडॉप्ट करनी ही क्यों है? क्यों धीरे धीरे दुनिया की सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाना चाह रही हैं? बार बार क्यों ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि वी आर डेमोक्रेटिक? हालांकि मैंने पहले ही पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहने वाली कंट्री ट्रूली डेमोक्रेटिक ही हो, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करना चाहते हैं? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. आप शॉप पर टी शर्ट खरीदने जाते हैं. टी शर्ट खरीदने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है जो भी फैशन में वो खरीद ही लेंगे. उसको चेक करते हैं कि वो हमारे लिए कितनी सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग तो उसे आप अडॉप्ट करते हैं. इन सेम वे वो तो एक सिर्फ टी शर्ट है जो खरीदी नहीं जचेगी तो छोड़ भी देंगे, लेकिन फ़िलहाल जब हम कंट्री का रूलिंग सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ तो हमें बहुत सोच समझ के स्टेप लेने पड़ते हैं. इसी हिसाब से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग डेमोक्रेसी को बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी की कमियां बताते हैं. अब जो लोग डेमोक्रेसी की कमियां बताते हैं यानी वो ऐसे आर्गूमेंट्स देते हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, तो हम पहले वही समझते हैं कि किस तरह के आर्गूमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दिए जाते हैं. पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. नॉर्मल सी बात है क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस बार बार होते हैं रेगुलर पीरियड के बाद, तो उसमें लीडर्स चेंज होते रहते हैं. उनका कहना है इस तरह बार बार लीडर चेंज होने से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है. दूसरी बात, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. उनका कहना है डेमोक्रेसी पूरी तरह पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन पे बेस्ड है, यानी यहाँ पर लोग पॉलिटिकली एक दूसरे से कम्पीट करते रहते हैं, अपना अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं और पावर दिखाने के चक्कर में अक्सर मॉरलिटी को भूल जाते हैं. नेक्स्ट थिंग, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज. यानी डेमोक्रेसी में जब डिसीजन लिए जाते हैं तो पता नहीं कितने ही लोगों से कंसल्ट किया जाता है, इस चक्कर में अक्सर डिसीजन डिलेड रहते हैं. नेक्स्ट, वो कहते हैं इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन. कि जिन लोगों को इलेक्ट किया जाता है अक्सर उन्हें लोगों के लिए क्या सही है वो पता ही नहीं होता, इस चक्कर में वो अक्सर गलत डिसीजन बैड डिसीजंस भी ले लेते हैं. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. वो ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी में करप्शन भी बहुत होता है क्योंकि पूरी तरह इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड है और उस इलेक्टोरल कंपटीशन को विन करने के चक्कर में बहुत तरह के करप्शंस देखने में आते हैं. हम पढ़ भी चुके हैं, हमने वो मेक्सिको की PRI के बारे में पढ़ा था करप्शन का सिस्टम, तो ऐसा और भी कई जगह पर होता है. नेक्स्ट थिंग, उनका कहना है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. कि जो आम आदमी है उसे पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली उसके लिए आने वाले फ्यूचर में क्या अच्छा रहने वाला है, तो इसलिए उनके डिसीजन पे कोई बात नहीं छोड़नी चाहिए. ये जो कुछ कह रहे हैं ये अपनी जगह सही है, इनका आर्ग्यूमेंट्स अपनी जगह सही है. ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के खिलाफ हैं. लेकिन इसके बावजूद इतनी सारी कमियां, 6 कमियां तो हमने अभी कंसल्ट कर ली हैं, इनके बावजूद फिर भी डेमोक्रेसी को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. क्यों? यानी उसमें कुछ तो ऐसे प्लस पॉइंट्स होंगे. तो ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म. उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं. वो डेमोक्रेसी के लिए किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं? उनका कहना है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल है, जवाबदेह है अपनी सिटीज़न के लिए. आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. चाइना में जो एक फेमाइन आया था 1958 से 61 के बीच में,
वो दुनिया का वर्स्ट फेमाइन माना जाता है। उसमें अबाउट 3 करोड़ लोग मर गए थे, अबाउट 3 करोड़ लोग। हालांकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन भी उस समय पे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर, और इंडिया में फेमाइन भी आया, मगर फिर भी इतना बुरा फेमाइन कभी नहीं आया कि इतने सारे लोग मर जाएं या अफेक्टेड रहें। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो दोनों देशों में अलग अलग है। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल नहीं है, उन्हें पता ही है जीतना तो उसी पार्टी ने है, बार बार चाइना की वो कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी, वहाँ पे कोई और ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन इंडिया में क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है, यहाँ डेमोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें पता है अगर वो काम नहीं करेंगे तो मीडिया उनके खिलाफ बोलेगी, उन्हें क्रिटिसाइज़ करेगी, ऑपोजिशन उन्हें क्रिटिसाइज़ करेगा, लोगों को पता चलेगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं और अगली बार हम विन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये डेमोक्रेटिक फॉर्म को ज़्यादा अकाउंटेबल माना जाता है। दूसरा आर्गूमेंट वो देते हैं, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसा कि जो अगेंस्ट में थे उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करते हैं इसलिए डिसीजन डिलेड होते हैं, मगर ये कहते हैं चाहे डिलेड होते हैं लेकिन इतने सारे लोगों से कंसल्ट करने की वजह से डिसीजन बेटर भी होते हैं। जैसे आप अपनी खुद कोई काम करना चाह रहे हो, राइट, और डायरेक्टली खुद करते हो तो एक बार डर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, 4 लोगों से कंसल्ट कर लेते हो तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि हाँ हम सही सलामत कर रहे हैं। सेम चीज़ जब आप 4 लोगों से कंसल्ट करके इतना खुश हो जाते हो तो आप सोच के देखो कि जब हम नॉर्मल कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करते हैं, चाहे टाइम लगेगा लेकिन डिसीजन बेटर होगा। नेक्स्ट आर्गुमेंट वो देते हैं कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी जो डेमोक्रेसी है वो ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जिससे कि आप डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील करना सीख जाते हैं। यूजुअली होगा क्या, अगर मान लो आप डेमोक्रेटिक फॉर्म में नहीं हो तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ब्रूटल तरीके अपनाए जाते हैं डिफरेंसेस को ख़त्म करने के। जो मेजॉरिटी में होता है वो अपना दबदबा दिखाकर माइनॉरिटी वालों को दबा लेता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी में दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है और सबको पता है कि आज अगर हम विनर हैं तो कल हम लूज़र भी हो सकते हैं, और इसी वजह से डेमोक्रेसी में वो सारे प्रोविजंस किए जाते हैं ताकि इन डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्शन से डील किया जा सके। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट वो देते हैं, डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी में सिटीजन की इम्पोर्टेंस, उसकी डिग्निटी की वैल्यू को समझा जाता है, इसीलिए उसे पॉलिटिकल इक्वालिटी जैसे राइट्स दिए जाते हैं। आखिरी आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि डेमोक्रेसी आर बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। सबसे बड़ी खासियत है डेमोक्रेसी की, क्योंकि यहाँ पर चांसेस होते हैं कि एक बार अगर गलती हो गई तो उसे ठीक किया जा सकता है। यूजुअली हम पहले ही जानते हैं कि डिसीजन डिले होते हैं लेकिन बेटर होते हैं, लेकिन फिर भी बाई चांस इन प्रैक्टिस वी कम टू नो कि ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, तो चांसेस हैं करेक्शंस के, अमेंडमेंट्स के, लोगों की भलाई के लिए। इवन आम लोगों की, मान लो भाई हमने सरकार चुनी, हमें पसंद नहीं आई, भाई हमने गलत बंदे को चुन लिया, तो हमें पता है अगली बार इसको वोट नहीं देना, हमारी जो गलती हुई है वो ठीक हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी और मिस्टेक हो सकती हैं जिनकी करेक्शन के चांस सिर्फ डेमोक्रेसी में होते हैं। तो जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं उनके अपने आर्ग्यूमेंट है, जिन्हें डेमोक्रेसी नहीं पसंद है उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन इतना तय है कि इस डेमोक्रेसी की क्वालिटीज़ की वजह से धीरे धीरे डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में अडॉप्ट किया जा रहा है। अब डेमोक्रेसी अडॉप्ट की जा रही है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो है कैसी? उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों? देखो, डेमोक्रेसी में हम कहते हैं फाइनल डिसीजन पावर मस्ट बी विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। वाई इलेक्टेड बाय पीपल हम कह रहे हैं? देखो, मान लो आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सब मिलकर डिसाइड करें? घर में तो चलो घर के 4-6 लोग होते हैं, डिसीजन लेना इकट्ठे बैठ गए और डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर मान लो आपको अपनी पूरी गली के लिए कुछ डिसीजन लेना, तो क्या ये पॉसिबल है गली के सारे लोग एक दिन डिसाइड करके सेम टाइम फ्री ढूंढ पाएँ, मिलकर बैठ पाएँ और डिसीजन ले पाएँ? सबके पास इतनी क्वालिटी होगी? या तो टाइम नहीं होगा, या क्वालिटी नहीं होगी, या समझ नहीं होगी। मान लो ये सब भी है, अब गली से आगे सोचो, मान लो पूरी सोसाइटी ने डिसाइड करना, नहीं हो पाता ना। ज़्यादातर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना दे जाते हैं जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। सोचो, वो तो छोटी सी सोसाइटी है। जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि इतने सारे लोगों को बिठाया जाए एक साथ और एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाए।
इसीलिए जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। कई बार ये भी होता है, कई बार ये भी होता है कि जो सिटीजन्स हैं, मान लो वो डिसीजन लेने के लिए टाइम निकाल भी लेते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है, तो उनके हिस्से की जो नॉलेज है, उनके लिए जो नॉलेज यूज़ होनी है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव ही दिखाते हैं। इसलिए भी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मॉडर्न डेमोक्रेसीज में अडॉप्ट किया गया है। नाउ योर चैप्टर इज ओवर, होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। अगर रियली में आपको चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ like, share, subscribe and keep the notification on so that you don't lag in scoring 100। इस चैप्टर के नोट्स आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसका पिछला वीडियो देखने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू इट। टिल देन, बाय बाय।